हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो वीडियो ली है ये है विज्ञान की वीडियो, जिसमें हम रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के 2015 से 2022 तक के जितने भी प्रश्न बने हैं वह सभी आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें, तभी सारे प्रश्न समझ में आएंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और साथ ही साथ एक नोटबुक और पेन लेकर ज़रूर बैठें। मेरे बताने से पहले आप इन प्रश्नों के उत्तर ज़रूर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जितने भी आगामी एग्ज़ाम हैं, जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे आरओ, एआरओ, यूजीसी नेट और भी एग्ज़ाम जो आएंगे, उन सभी की अच्छी तैयारी करने के लिए आप स्टडी राइज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ ही हमसे सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ली है रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की। इससे पहले हमने भौतिक विज्ञान वाला वो कंप्लीट करा दिया गया था। जिसने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है UPPCS करके, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें दिया है ऊन एक प्रोटीन, रेयान रूपांतरित स्टार्च, रबर एक प्राकृतिक बहुलक या फिर फुलरीन कार्बन का एक अपर रूप। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। रेयान ये पुनर्जीवित सेल्यूलोज से निर्मित एक तंतु फाइबर है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप, सेंट्रली फिक्स्ड लैंप, केमिकल फ्लोरिसेंट लैंप या फिर कंडेंस्ड फ्लोरिसेंट लैंप। तो जो CFL है इसका पूर्ण रूप क्या होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर ए, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। CFL का पूर्ण रूप है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्युत अपघटनों के विलयन में से किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। सोडियम सल्फेट, नाइट्रेट अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। तो किसको किया जाता है, ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 होता है। इसकी प्रकृति प्रबल अम्ल की होती है। इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही आंसर होगा। CNG है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, साइनोजन नेचुरल गैस, कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस या फिर कंट्रोल्ड नेचुरल गैस। तो CNG क्या है, ये है ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो CNG का पूर्ण रूप होता है, ये होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है। टेफ्लॉन, नियोप्रीन, PVC का या फिर गट्टा पर्चा का। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर ए, टेफ्लॉन का। किसका किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए, टेफ्लॉन का किया जाता है। तो पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन को आमतौर पर टेफ्लॉन नाम से जाना जाता है। PTFE एक ठोस फ्लोरोकार्बन है। यह विशेषतः बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग में किया जाता है। तो पॉलिका कार्बोनेट, पॉलीयूरेथेन, पॉलीस्टाइरीन या फिर पॉलीएमाइड। तो किसको किया जाता है, 74 का जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट होगा पॉलीकार्बोनेट। तो बुलेट प्रूफ खिड़की के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट नामक बहुलक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब जो आ जाते हैं ये हमारे जीव विज्ञान के प्रश्न आ जाते हैं। फेरोमोन सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है सांपों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चमगादड़ों द्वारा या फिर कीटों द्वारा। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, कीटों द्वारा। तो फेरोमोन्स वह रसायन हैं जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करते हैं। इसमें जो राइट है ये ऑप्शन नंबर डी।
मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, रक्त अल्पता को रोकना या फिर लौह को उपयोगी बनाना। तो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। लाल रुधिर में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें जो राइट है ये ऑप्शन नंबर ए। अगला है, प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। सल्फोनिक अम्ल, सल्फेनिक अम्ल, अमीनो अम्ल या फिर कार्बोलिक अम्ल। तो ये करते हैं ऑप्शन नंबर बी, सल्फेनिक अम्ल। जो इसमें सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ हमें दिया है सूची 1 और सूची 2। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है? ये होता है स्कर्वी। फॉलिक अम्ल ये होता है रक्ताल्पता। और विटामिन ए की कमी से ये होता है रतौंधी। और विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो कैल्शियम है, फास्फोरस है, फ्लोरीन है या फिर आयोडीन है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन। तो दिए गए विकल्पों में कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दांत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जबकि जो आयोडीन है ये थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होती है। तो इसमें जो राइट है यह है ऑप्शन नंबर डी। अगला है प्रश्न, कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन सी। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। कोलेकैल्सिफेरॉल ये रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन डी है। विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसके सर्जन में कैल्सिफेरॉल पाया जाता है। जंतु में 2 सक्रिय विटामिन डी होते हैं। एक होते हैं कोलेकैल्सिफेरॉल तथा दूसरा होता है अर्गोकैल्सिफेरॉल। ठीक है, जो अर्गोकैल्सिफेरॉल है इसका संश्लेषण स्वयं जंतु शरीर में होता है, किंतु इसकी प्रक्रिया जटिल होती है। अर्गोकैल्सिफेरॉल का संश्लेषण सूर्य प्रकाश की परावैंगनी किरणों के प्रभाव से अर्गोस्ट्रॉल नामक पदार्थ से ईस्ट कोशिकाएं करती हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो इसमें ऑप्शन दिए हैं प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, लकड़ी या फिर जर्मेनियम। तो हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है। तो ये हो जाएगा, इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मेनियम। तो जर्मेनियम तथा सिलिकॉन ये क्या होते हैं? ये अर्धचालक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है, बॉक्साइट अयस्क है लोहे का, एल्यूमिनियम का, तांबे का या फिर सोने का। तो बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये है ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट ये एल्यूमिनियम का अयस्क है जो एल्यूमिनियम के जल योजित ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। इसमें जो सही है ऑप्शन नंबर बी। कांसा मिश्रित धातु है? तांबा एवं टिन का, तांबा एवं चांदी का, तांबा एवं जस्ता का या फिर तांबा एवं सीसा का। तो कांसा मिश्रित धातु है, ये किसका है? ये है ऑप्शन नंबर ए, तांबा एवं टिन का। ठीक है, कांसे में लगभग 88% तांबा तथा 12% या 12% ये टिन उपस्थित होता है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है? फिनवेक वेल, ब्लू वेल, स्पर्म वेल या फिर हम्पबैक वेल। तो कौन सी है? ये है ऑप्शन नंबर सी, स्पर्म वेल। तो स्पर्म वेल ये विशालतम दांत वाली वेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म वेल लगभग 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी होती है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो इसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। तो केवल दाएं हाथ का, केवल बाएं हाथ का, केवल दोनों पैरों का या फिर दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। तो टेट्राप्लेजिया से तात्पर्य दोनों हाथों एवं दोनों पैरों के पक्षाघात से है। इसे
क्वाड्रिप्लेजिया भी कहा जाता है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है, लाइसिन का, एमालाइज का, शर्करा का या फिर तेल का। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा एमाइलेज का। तो चावल में दो प्रकार के स्टार्च पाए जाते हैं, एक पाया जाता है एमाइलेज और दूसरा होता है एमाइलोपेक्टिन। तो सामान्यतः चावल के लंबे दाने वाली किस्मों जैसे बासमती में एमाइलोज अधिक मात्रा में पाया जाता है। मध्यम तथा छोटे दाने वाली चावल की किस्मों में एमाइलोपेक्टिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो उसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है वर्णांधता, रतौंधी, रक्तहीनता या फिर तपेदिक। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, रक्तहीनता। शरीर में लोहे यानी कि आयरन की कमी से रक्तहीनता यानी कि एनीमिया की बीमारी हो जाती है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रश्न, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसीटेट या फिर सोडियम बेंजोएट। तो किसकी वजह से बनती है? ये बनती है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सलेट की वजह से। तो कैल्शियम ऑक्सलेट एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaC2O4। यह मानव गुर्दे में पथरी का मुख्य घटक है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? पैंडेमिक कहते हैं, एपिडेमिक कहते हैं, एंडेमिक कहते हैं या फिर एपिजूटिक कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं, इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर ए, पैंडेमिक कहते हैं। तो जब कोई रोग किसी विशेष क्षेत्र या जनसंख्या में स्थायी रूप से विद्यमान रहता है तो ऐसी स्थिति में एंडेमिक कहलाती है। जब कोई संक्रामक रोग किसी निश्चित जनसंख्या में बड़ी संख्या में लोगों में कम समय में और तेजी से फैलता है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? एपिडेमिक कहलाती है। और एपिडेमिक स्थिति का विश्व के बृहद क्षेत्र में विस्तार पैंडेमिक कहलाता है। तो उसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? चेचक है, मलेरिया है, हैजा है या फिर तपेदिक है। तो बताइए इसमें जल जनित रोग कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, हैजा। तो हैजा एक संक्रामक आंत्रशोथ है जो वाइब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। यह एक जल जनित रोग है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? प्लास्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। तो किसका होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी, प्लास्मिड। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्मिड का प्रयोग किया जाता है। एक जीवाणु की सभी सामान्य गतिविधियों का नियंत्रण इसके एकल गुणसूत्र और जीन के छोटे छल्लों पर निर्भर करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लास्मिड कहते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में एक अलग जीव के गुणसूत्र का प्लास्मिड में डाला जा सकता है। यह जीवाणु को एक नया पदार्थ बनाने की अनुमति देता है। तो उसमें जो राइट है यह है ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्न में से कौन सा तना है? शलजम है, अदरक है, गाजर है या फिर शकरकंद है। तो इसमें से कौन सा तना है? यह है ऑप्शन नंबर बी, अदरक। तो आलू, अदरक ये सभी क्या हैं? ये तने का एक रूपांतरण रूप है, अर्थात इनका भोजन संग्रह अंग तना है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है हाइड्रोजन है, मरकरी है, हाइग्रोमीटर है या फिर हीलियोग्राफ है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मरकरी से। तो मनुष्य का जो औसत रक्तचाप होता है ये कितना होता है? 120 और ये 80। ठीक है। जब कोई डॉक्टर हमारा रक्तचाप नापता है तो वह वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है। यदि किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसमें जो Hg से तात्पर्य है ये क्या है? ये एक रासायनिक तत्व है जिसको हम मरकरी या फिर पारा कहते हैं। तो उसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 81, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? जड़ है, फल है, बीज है या फिर छाल है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, छाल। कुनैन की छाल होती है ना। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, लौंग है तने की गांठें, जड़ की गांठें, पत्तियां या फिर सूखे फूल? तो लौंग क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, सूखे फूल हैं। तो लौंग, इसको हम बोलते हैं यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की पुष्प कलिका है जिसे सुखाकर मसालों, औषधियाँ, भोज्य पदार्थ इत्यादि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उसमें जो राइट है ये ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है या फिर साइटोकाइनिन है? तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन। तो दिए गए विकल्पों में साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन एवं एस्ट्रोजन ये जंतु हार्मोन है। इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 84, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार है आहार वहन के लिए, अमीनो एसिड वहन के लिए, जल वहन के लिए या फिर ऑक्सीजन वहन के लिए? तो किसके लिए है? यह है ऑप्शन नंबर सी, जल वहन के लिए। तो संवहनी पादपों में दो प्रकार के परिवहन ऊतक पाए जाते हैं, एक फ्लोएम पाया जाता है और दूसरा जाइलम पाया जाता है। तो जाइलम पौधे में जल के संवहन में प्रमुख भूमिका अदा करता है। इसके अतिरिक्त ये पौधे में खनिज लवण का भी परिवहन करता है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर सी। अगला है, मानव शरीर का तापक्रम जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, या फिर जाड़ों में बढ़ जाता है? तो मानव शरीर का तापक्रम ये क्या होता है? तो ये ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। तो मानव शरीर का तापक्रम साधारणतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भले कितनी ही सर्दी अथवा गर्मी क्यों ना हो, शरीर का तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंता होता है। तो उसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। साधारण पानी, भारी पानी, द्रव अमोनिया या फिर द्रव हाइड्रोजन? तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, भारी पानी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है। इसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक व शीतलक दोनों ही रूपों में किया जाता है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल या फिर मोलर सेल? तो ये क्या होते हैं? ये है ऑप्शन नंबर ए, सौर सेल होते हैं। तो सौर सेल या प्रकाश वोल्टीय सेल एक विद्युतीय उपकरण है जो प्रकाश वोल्टीय प्रभाव द्वारा प्रकाश ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न, हाल ही में खोजी गई विश्व की सबसे महंगी धातु है एंडोहेड्रल फुलरीन, कैलिफोर्नियम 252, ट्रिटियम या फिर रोडियम? तो ये कौन सी है? ये है ऑप्शन नंबर ए, एंडोहेड्रल फुलरीन। तो एंडोहेड्रल फुलरीन ये विश्व की सबसे महंगी धातु है जिसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में बनाया गया। ये एक डिज़ाइनर कार्बन धातु है। इस धातु के निर्माण में कार्बन परमाणुओं के घेरे में नाइट्रोजन परमाणु निहित है। तो उसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, साथ ही सूचियों के साथ नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो एक तरफ हमें दिया है सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2। तो देखो इसमें जो पहला है ये है विटीकल्चर। विटीकल्चर किससे संबंधित है? ये है अंगूर की खेती से संबंधित। विटीकल्चर अंगूर की खेती से। वेजिकल्चर ये है वृक्षों की खेती से। वेजिकल्चर वृक्षों की कृषि से। और फिर है पिसीकल्चर, तो ये किससे संबंधित है? ये है मछली पालन से संबंधित। और लास्ट में है ओलैरिकल्चर, तो ये किससे है? ये है सब्जी खेती से। तो इसमें देखो इसमें जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट होगा 4, 3, 2, 1।
4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, यह लौह युक्त यौगिक है, यह कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो इनमें से सही कथन है तो कौन सा है? 1 2 3, 1 3 4, 2 3 4 या फिर 1 2 4। तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि 1 2 4। तो हीमोग्लोबिन रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। इसमें हीमस नामक लोहांश पाया जाता है जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। तो उसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ताड़ का तेल है, नारियल का तेल है, गेहूं अंकुर का तेल है या फिर राई सरसों का तेल है। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, गेहूं अंकुर का तेल है। तो मानव शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जिन विटामिनों की आवश्यकता पड़ती है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक विटामिन ई है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के रूप में मानव शरीर में कोशिकाओं को सामान्य रूप से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। तो विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कि गेहूं के अंकुर के तेल में सबसे अधिक पाया जाता है और इसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी है। तो उसमें जो राइट है यह है ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रश्न, कैफीन क्षारक उपस्थित रहता है केवल चाय में, केवल कॉफ़ी में, चाय और कॉफ़ी दोनों में या फिर नींबू पानी में। तो कैफीन क्षारक ये उपस्थित रहता है, तो ये रहता है ऑप्शन नंबर सी, चाय और कॉफ़ी दोनों में रहता है ना, चाय और कॉफ़ी दोनों में रहता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मानव सदृश लघुतम कपी है गिवन, चिंपैंजी, गौरिल्ला या फिर ओरेंगुटान। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, गिवन। तो गिवन ये हीन कपी की श्रेणी में आते हैं, ये छोटे आकार के कपी होते हैं, जबकि जो चिंपैंजी है, गौरिल्ला है और ओरेंगुटान ये बड़े आकार के कपी होते हैं तथा ये महाकपी की श्रेणी में आते हैं। तो उसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनमेन की छाल से, सिनकोना की छाल से, तुलसी की पत्तियों से या फिर कत्था वृक्ष की छाल से। तो ये पहले भी प्रश्न आ चुका है, तो किससे? सिनकोना की छाल से, है ना। तो कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। यह पौधा एक आवर्तबीजी पादप है। तो इसमें जो राइट है यह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन कहलाता है प्रजनन, प्रतिरूपण, उत्परिवर्तन या फिर संयोजन। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन ये सभी जीवों के वंशागत परिवर्तन हैं। ये स्वतः या अप्राकृतिक रूप से प्रेरित किए जा सकते हैं। उत्परिवर्तन किसी जीन के अंदर अनुक्रम आधार परिवर्तन के फलस्वरूप होता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? हमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेल नहीं है। तो थाइमीन, वेरी वेरी ये ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल ये है स्कर्वी, और फिर दिया गया है विटामिन के, ये है रक्त का जमना। तो इसमें जो सही सुमेल नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, विटामिन ए, वर्णांधता। तो वर्णांधता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस एक एक्स लिंग सहलग्न वंशागति रोग है तथा इसे लाल हरा अंधापन या डेल्टोनिज्म भी कहा जाता है। वर्णांधता विटामिन ए की कमी से नहीं होता, अतः विकल्प सी में दिया गया युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो उसमें जो राइट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रश्न, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। तो किसकी होती है? अस्थि कोशिकाओं की संख्या में, प्लेटलेट की संख्या में, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में या फिर श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर है जिसमें रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या आवश्यकता से अधिक बढ़ जाती है। तो उसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। तो किससे पीड़ित है? बुलिमिया से, मधुमेह से, एनोरेक्सिया नर्वोसा से या फिर अति अम्लता से। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, बुलिमिया से, है ना।
तो बुलिमिया नर्वोसा एक प्रकार का भोजन संबंधी विकार है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत अधिक मात्रा में भोजन का सेवन कर लेता है और फिर वजन वृद्धि से बचने के लिए विभिन्न माध्यमों से ग्रहण किए गए भोजन को त्याग करने के लिए मल त्याग आदि करता है। बुलिमिया से ग्रस्त व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उसका इस बात पर कोई नियंत्रण नहीं है कि उसे कितना भोजन करना है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर होता है? बी पॉजिटिव समूह, ओ या फिर ए बी समूह या फिर ए पॉजिटिव समूह। तो ये कौन सा होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी, ओ समूह। तो रक्त वर्ग ओ ये सार्वत्रिक दाता होता है क्योंकि इसमें कोई प्रतिजन नहीं होता, अतः इसका रुधिर सभी वर्ग के व्यक्तियों को चढ़ाया जा सकता है। तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो ओजोन है, क्लोरीन डाइऑक्साइड है, क्लोरेमीन है या फिर उपयुक्त सभी। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो जल को कई विधियों से जीवाणु रहित किया जा सकता है, जैसे ताप तथा अन्य भौतिक कारणों द्वारा, परावैंगनी किरणें तथा रेडियोधर्मी आयन के द्वारा, रसायनों द्वारा ऑक्सीकरण करके जैसे ओजोन, आयोडीन एवं क्लोरीन के यौगिकों द्वारा, क्लोरेमीन तथा क्लोरीन डाइऑक्साइड भी जल को जीवाणु मुक्त करने हेतु प्रयुक्त होते हैं। तो उसमें जो राइट हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें सही हो जाएगा। अगला है, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए या फिर उपयुक्त तीनों के लिए। तो ये हो जाएगा उपयुक्त तीनों के लिए। तो मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। मेडुला पश्च मस्तिष्क का सबसे नीचे का भाग है जो हृदय गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है। तो इसमें जो राइट है ये ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 78, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है लाइकोपिन की उपस्थिति, कैप्सेसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति या फिर एंथोसाइमिन की उपस्थिति। तो जो मिर्च का जो तीखापन है, तीक्ष्णता है, इसका कारण क्या है? यह है ऑप्शन नंबर बी, कैप्सेसिन की उपस्थिति। ठीक है, तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर बी। अगला है 79, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों में से किसमें सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल उपस्थित हैं? चावल है, दूध है, अंडा है या फिर सोयाबीन है। तो देखो, सोयाबीन तथा पशुओं से व्युत्पन्न खाद्य पदार्थों जैसे दूध, अंडा, मछली, मांस में पाए जाने वाले प्रोटीन सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल से युक्त होता है तथा इसे संपूर्ण प्रोटीन कहते हैं। सोयाबीन ऐसा एकमात्र गैर पशु व्युत्पन्न प्रोटीन का स्रोत है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अतः विकल्प ए में दिए गए चावल को छोड़कर शेष तीनों विकल्पों में दिए भोज्य पदार्थों में सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, दूध में ही पाया जाता है, अंडा में ही पाया जाता है और सोयाबीन में ही पाया जाता है। तो इसमें सही हो जाएगा, तीनों हो जाएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? कैंडिडा एल्बिकेंस, सेकेरोमाइसीज सेरेविसी, कैंडिडा स्लूफी या फिर ल्यूकोस्पोरिडियम फ्राइजीडियम। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में सेकेरोमाइसीज सेरेविसी नामक खमीर प्रयोग में लाया जाता है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 या फिर कोबाल्ट 60। तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस 32। तो रेडियो फास्फोरस P32 का उपयोग ल्यूकेमिया, जो कि एक प्रकार का रक्त कैंसर होता है, उसके इलाज के लिए किया जाता है। तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बेकेलाइट, रेशम, केवलार या फिर लेक्सान। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, रेशम। तो ऊन, रेशम, चमड़ा ये सभी क्या है? ये प्राकृतिक बहुलक हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न 69, यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, एक पादप हार्मोन या फिर एक ऊर्जा शोषी पदार्थ। तो यूरिया क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए,
एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है CONHNH2। ठीक है। यूरिया में लगभग 46.7% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है। कार्बनिक रासायनिक के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। तो उसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। LPG सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या फिर इथाइल मरकैप्टन। तो ये किसकी होती है? यह है ऑप्शन नंबर डी, इथाइल मरकैप्टन। तो तरलीकृत पेट्रोलियम गैस LPG हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है जिसे ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। LPG मुख्यतः ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण है। LPG सामान्यतः एक गंधहीन गैसीय उत्पाद है, हालांकि इसके रिसाव की पहचान के लिए इसमें कुछ दुर्गंध युक्त पदार्थ जैसे कि इथाइल मरकैप्टन आदि मिला दिया जाता है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? हिरण, गीदड़, जैवरा या फिर घोड़ा। तो किस में खुर नहीं पाए जाते? ये नहीं पाए जाते ऑप्शन नंबर बी, गीदड़ में। तो गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस आरियस है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। फलों के मीठे स्वाद का कारण है? माल्टोज है, राइबोज है, लैक्टोज है या फिर फ्रक्टोज है। तो जो फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है ये क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, फ्रक्टोज होता है। तो फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है। इस प्रकार शर्करा मुख्यतः फलों में ही पाई जाती है और फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हमें बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हार्मोन्स दिए हैं और दूसरी तरफ उनके कार्य। तो जो सबसे पहले ये दिया है इंसुलिन, तो ये रक्त शर्करा का नियंत्रण, ये सही है। मेलाटोनिन, ये निद्रा का नियंत्रण, ये भी ठीक है। तीसरा है ऑक्सीटोसिन, ये स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निस्सरण, ये भी ठीक है। जो इसमें सही नहीं है, सुमेलित सही नहीं है, ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो गैस्ट्रिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अमाशय की कोशिकाओं द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के श्रावण को उद्दीपित करता है। स्पष्ट है कि युग्म डी सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, अच्छा ये रिपीट हो गया। अच्छा नेक्स्ट है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभी कथन ए और कथन आर। ठीक है, कथन कारण वाला प्रश्न है। तो कथन इसमें दिया है मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असक्षम है। कथन है इसमें मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। तो हमें बताना है इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देखो, मनुष्य के पाचन तंत्र में सेल्यूलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है मनुष्य की लार में पाया जाता है। अतः दोनों कथन सही हैं, परंतु डायस्टेस की वजह से सेल्यूलोज का पाचन नहीं होगा, यह तर्कसंगत नहीं है। अतः दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या नहीं करता। तो उसमें सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय या फिर नेत्र। तो कौन सा नहीं करेगा? ये नहीं करेगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। तो सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क में दर्द ग्रहिकाओं का अभाव होता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 76, आयोडीन की कमी से होता है रतौंधी होती है, कर्क रोग होता है, घेंगा रोग होता है या फिर अस्थि शिशिरता होता है। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर सी, घेंगा रोग होता है। तो थायराइड हार्मोन्स के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में कमी या वृद्धि हो जाती है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है?
एसिटिक अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, लैक्टिक अम्ल है या फिर टार्टेरिक अम्ल है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, टार्टेरिक अम्ल। तो अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में ये टार्टेरिक अम्ल विद्यमान होता है। यह अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी, हाथी, डॉल्फिन या फिर मानव? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, चींटी का। तो दिए गए विकल्प में चींटी का मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या फिर न्यूक्लिक अम्ल का? तो ये किसका करता है? ये करता है ऑप्शन नंबर बी, वसा का। तो पित्ताशय यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमें बताना है इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले है विटामिन B12, तो ये प्रति अरक्तता कारक, ये सही है। विटामिन सी प्रति स्कर्वी कारक, ये भी सही है। फिर है विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक, ये भी सही है। तो इसमें जो सही नहीं है ये है ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा विटामिन डी वंध्यता रोधी कारक। तो विटामिन ई को वंध्यता रोधी कारक भी कहते हैं, जबकि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है कैल्सीफेरॉल होता है। तो अतः इसमें स्पष्ट है कि जो सी जो ऑप्शन दिया गया है ये सही नहीं है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 82। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें दिए हैं उत्पाद और दूसरी तरफ उनके स्रोत दिए गए हैं। तो सबसे पहले है ये है अफीम। अफीम क्या है? एक फल है। क्या है अफीम? अफीम एक फल है। हींग ये जड़ है, हींग जड़ है। रबर क्या है? ये है तना। और कुनैन है, ये है छाल। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा 3241। तो अफीम का उत्पादन ये पेपेवर सोमनीफेरम के अधपके फलों के दूध से होता है। हींग क्या है? ये हींग क्या है? हींग फेरुला प्रजाति के पौधों की जड़ों से होता है, जबकि जो रबर है ये उसके पौधों की तनों से निकले तरल पदार्थ से बनता है। तथा कुनैन ये क्या है? ये सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो उसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, चांदी या फिर सीसा? तो कौन सा है? यह है ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनकी वैद्युत चालकता अचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी क्या है? ये अर्धचालक हैं। तो इसमें जो राइट है ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ग्रेफीन होता है कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का समस्थानिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ग्रेफीन क्या होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर होगा कार्बन का नैनो प्रतिरूप। तो ग्रेफीन एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की एक पतली परत है जिसको नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें सही हो जाएगा। अगला है डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? जैकेव तथा मोनोड, वाटसन तथा क्रिक, H.G. खुराना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन तथा क्रिक। वाटसन तथा क्रिक। तो जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, MHF विलिकिंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा डीएनए के द्विकुंडलिनी संरचना प्रस्तुत किया। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? संतरा है, सेब है, गाजर है या फिर आंवला है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, आंवला। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, आंवला। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है तथा इसका सबसे उत्तम जो स्रोत है ये आंवला है। इसके अलावा यह अन्य खट्टे फलों जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, इन सभी में भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने वाले अंतःकोशिकाओं पदार्थों के मैट्रिक्स, कोलेजन तंतुओं तथा दांतों के डेंटिन के निर्माण को सामान्य अवस्था में बनाए रखने का कार्य करता है। यह जल में घुलनशील होता है। इसकी कमी से शरीर में स्कर्वी रोग हो जाता है। तो उसमें जो राइट है यह है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? चीनी मिट्टी, कोरंडम, जिप्सम या फिर टेल्क? तो बताइए इसमें से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है। तो यहाँ से हमारे 2019 के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम में। तो जिप्सम एक खनिज है जिसमें सूक्ष्म तत्व गंधक एवं कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह कैल्शियम का सल्फेट है जिसमें जल के भी 2 अणु उपस्थित होते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, इसमें जो राइट है यह ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है हमसे। एक तरफ पदार्थ दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके उपयोग। तो देखो इसमें क्या सही सुमेलित नहीं है। तो सबसे पहले दिया है दूध या मैग्नीशिया प्रति अम्ल, ये ठीक है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, ये भी ठीक है। सिल्वर आयोडेट कृत्रिम वर्षा, ये भी ठीक है। लेकिन जो इसमें सही सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। ये सिल्वर ब्रोमाइड ये फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड किस में यूज किया जाता है? फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है। इसमें जो राइट है यह है ऑप्शन नंबर ए। अगला है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दिया अलवणीकरण समुद्री जल, ये ठीक है। प्रतिलोम परासरण पेयजल, ये भी ठीक है। विकृतीकरण प्रोटीन, ये भी ठीक है। लेकिन जो इसमें ऑप्शन नंबर डी है ये इसमें सही नहीं है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो पाश्चुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे दूध का निर्जमीकरण करके उसकी भंडारण क्षमता में सुधार किया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने की थी। तो उसमें जो राइट है यह है ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है? सोडियम क्लोरेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ब्लीचिंग पाउडर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोरेट। तो शाकनाशी ऐसे रसायन होते हैं जिनका प्रयोग कृषि क्षेत्र में आवांछित खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इनका प्रमुख उदाहरण है सोडियम क्लोरेट, यह है NaClO3। ठीक है, सोडियम क्लोरेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, चलो सुमेलित करते हैं। तो सूची 1 हमें पहला दिया है, ये है केवलार। तो इसमें है ये है संश्लेषित रेशा है। ये क्या है? संश्लेषित रेशा। दूसरा है टैक्सोल, ये है कैंसर रोधी दवा। क्या है? कैंसर रोधी दवा। तीसरा है जिंक फॉस्फाइड, तो ये है रोडेंटनाशी। और लास्ट है नाइट्रोसेल्युलोज, ये है एक विस्फोटक। तो इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा 2, 3, 4, 1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? कपास, केश, वाल, लूता रेशम, स्पाइडर सिल्क या फिर खुर? तो कौन सा इसमें से एक प्रोटीन नहीं है ना? प्रोटीन नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा कपास। कपास एक मुलायम रोएदार स्टेपल रेशा होता है जो कपास के पौधों के बीजों के चारों ओर एक संरक्षण आवरण में विकसित होता है। ये लगभग पूरी तरह से सेल्यूलोज का बना होता है, जबकि केश, बाल, लूता रेशम और खुर ये मुख्यतः प्रोटीन के बने होते हैं। तो उसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि हैं? तो एड्रिनल ग्रंथि है, अश्रु ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है जिसमें बहिःस्रावी तथा अंतःस्रावी दोनों प्रकार के ऊतक या कोशिकाएं होती हैं।
अग्नाशय के दो प्रमुख कार्य होते हैं। बहिःस्रावी ये मुख्यतः पाचन में सहायक होता है, और अंतःस्राविक है ये मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करता है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी। अगला है तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण है। अकार्बनिक अम्ल, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड। तो तुलसी एक औषधीय पौधा है, इसमें महत्वपूर्ण फाइटो रसायन पाए जाते हैं जो अपने प्रदाह नाशी तथा प्रतिऑक्सीकारक गुणों के कारण विभिन्न गंभीर रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तुलसी के पत्ते के अर्क में फ्लेवोनाइड, सैपोनिन, ग्लाइकोसाइड, फिनॉल आदि उपस्थित होते हैं जो इसके औषधीय गुणों में वृद्धि करते हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रश्न, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। बेरी, घेंगा, रतौंधी या फिर वर्णांधता। तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बेरी रोग हो जाता है। तो सफ़ेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा, इसमें थाइमीन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता। यदि मानव इसका आहार में मुख्यतः यह चीज़ें शामिल हैं तो यह शरीर में थाइमीन की कमी का कारण बन सकता है। उल्लेखनीय है कि बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो थाइमीन विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ हमें दिए विटामिन और दूसरी तरफ प्रचुर स्रोत। तो देखिए पहला है ये है विटामिन B6, तो धान की चौकर में पाया जाता है, तो ये ठीक है। फिर है विटामिन ई, ये गेहूं अंकुर तेल है, ये भी ठीक है। विटामिन के ये अल्फाल्फा, ये भी ठीक है। तो इसमें जो सही नहीं है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। तो कॉड यकृत तेल कॉड मछली के यकृत से उत्पन्न एक आहार पूरक है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड के अतिरिक्त विटामिन ए एवं विटामिन डी भी उपस्थित होता है। विटामिन बी को रिबोफ्लोविन नाम से भी जाना जाता है। यह भोजन से ऊर्जा मुक्त करने में सहायक होता है। अंडे, हरी सब्जियां, फलियां, दूध, ये सभी इसके प्रमुख स्रोत हैं। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो इसमें देखो कथन दिया गया है, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते। इसका कारण दिया गया है कि मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, तो देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। जिसमें कथन ए दिया है ये तो ठीक है, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते, लेकिन इसमें आर गलत दिया गया है, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। तो उसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो किसका होता है, लोह का होता है, कैल्शियम का होता है, मैग्नीशियम का होता है, या फिर पोटेशियम का होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, लोह का होता है। तो माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें लोह पोषक तत्वों का अभाव होता है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, दालें, चावल, गेहूं या फिर गन्ना। तो ये है, इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए, दालें। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदलते हैं, जो कि अमोनियम आयनों के रूप में नाइट्रीकारक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट एवं फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं। तो इसमें जो सही है यह है 88 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हमें बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं दिया गया। तो पहला है यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये ठीक है। एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक, ये भी ठीक है। नियोप्रिन विशिष्ट रबड़, ये भी ठीक है। तो इसमें जो सही नहीं है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा, रियोन रूपांतरित स्टार्च।
तो रियोन एक विनिर्मित फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोतों यथा वृक्ष एवं अन्य कृषि उत्पादों से प्राप्त किया जाता है। यह रूपांतरित स्टार्च नहीं है। शेष सभी सुमेलित दिए गए हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है, अब यहाँ से हमारे 2020 के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलिस्टीरीन या फिर पॉलीथीन। तो कौन सा एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, नियोप्रीन। नियोप्रीन एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का उच्च बहुलक है। यह एक प्रकार का कृत्रिम रबर है। इसका प्रयोग पाइप, बेल्ट आदि बनाने में होता है। तो उसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों, अच्छा ठीक है, कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो इसमें कथन दे रहा है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो उसमें क्या इसमें राइट होगा, कौन सा सही है? तो देखो, सुक्रोज के जल अपघटन से प्रतीप शर्करा यानी कि इन्वर्ट शुगर प्राप्त की जाती है, जो सुक्रोज की अपेक्षा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का मिश्रण है तथा इसकी अधिक मधुरता का कारण सुक्रोज का जल अपघटन नहीं बल्कि फ्रक्टोज द्वारा प्रदत्त मिठास की उच्च मात्रा है। तो देखो, जो इसमें राइट हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला है प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो एक तरफ हमें दिया है धातु और दूसरी तरफ उसके गुण धर्म दिए गए हैं। तो धातु में सबसे पहले है ये है सोडियम। तो सोडियम ये है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम क्या है? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पारा, पारा क्या है? कमरे के ताप पर द्रव है। कमरे के ताप पर द्रव। चांदी, यह है विद्युत का अच्छा सुचालक है। विद्युत का अच्छा सुचालक। और लास्ट में है सीसा, लेड, ये ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा का कुचालक। तो देखो, इसमें जो राइट हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा 4213। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? फाइब्रोइन, लेक्सान, नियोप्रीन या फिर टेफ्लॉन। तो कौन सा एक कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइब्रोइन। तो प्रश्नगत विकल्पों में फाइब्रोइन एक प्राकृतिक पदार्थ है। ये प्रोटीन होते हैं जो कि रेशम तंतुओं के घटक हैं। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। तो देखो, इसमें क्या राइट हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट तथा सेकंड दोनों सही हैं। तो जल निकाय में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को क्या बोलते हैं? सुपोषण या फिर यूट्रोफिकेशन कहते हैं। अपशिष्ट जलों के बहाव के साथ कार्बनिक पोषक तत्वों के आने के अलावा कार्बनिक अपशिष्टों का जमाव भी जलाशयों की पोषक मात्रा को बढ़ा देता है। अत्यधिक पोषकों की उपस्थिति में शैवालों का विकास बहुत तेजी से होने लगता है। तो शैवाल के साथ साथ जलीय पौधों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है, जो श्वसन क्रिया के लिए जल के अधिकांश ऑक्सीजन को अपने उपयोग में ले लेते हैं, जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन कम होने लगता है तथा O2 के अभाव में जलीय जंतु फिर मरने लगते हैं। तो इसमें जो सही है ये फर्स्ट और सेकंड इसमें दोनों ही राइट आंसर होंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो क्लोरोफिल में, कोलेजन में, केराटिन में या फिर मायोग्लोबिन में। तो ये किस में होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर डी, मायोग्लोबिन में। तो मायोग्लोबिन लगभग सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकी प्राणियों के पेशीय ऊतकों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। लौह इसका आवश्यक घटक है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 70, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है कहलाता है? पारिस्थितिक अनुक्रम, सीयर, समुदाय गतिकी या फिर जैव भार का पिरामिड। तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑप्शन नंबर बी, सीयर कहलाता है। तो समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है उसे हम बोलते हैं सीयर, यानी कि SERE, है ना, SERE। अगला है क्वेश्चन नंबर 71,
मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? तो यकृत में होता है, मुंह में होता है, छोटी आंत में या फिर अमाशय में? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, अमाशय में होता है। मानव शरीर में प्रोटीन का जो पाचन होता है ये अमाशय में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 72। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। सूखा रोग होता है, रक्ताल्पता होता है, घेंगा होता है या फिर बेरी होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, बेरी होता है। तो मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से बेरी रोग हो जाता है, क्योंकि पॉलिश करने से चावल के छिलके में उपस्थित विटामिन B1 आहार में उपलब्ध नहीं हो पाता तथा छिलके के साथ चावल से पृथक हो जाता है। तो जो इसमें राइट है यह ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए या फिर विटामिन सी? तो कौन सा है? ये है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। तो विटामिन के मनुष्य में रक्त जमने के लिए जिम्मेदार होता है। इस विटामिन को रुधिर स्रावरोधी पदार्थ कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता, क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। तो इसमें जो राइट है यह ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? हींग है, शिलाजीत है, सुहागा है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, हींग। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, हींग। तो प्रश्नगत विकल्पों में से हींग पौधे से प्राप्त किया जाता है। यह जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह है अम्बेलिफेरी कुल से संबंधित है। फेरुला एसाफोटिडा, फेरुला फोटिडा, फेरुला रूब्रिकॉलिस आदि के जड़ों से प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर हींग प्राप्त की जाती है। अम्बेलिफेरी को एपिएसी कुल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न। तो अब यहाँ से हमारे 2021 के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला दिया है, यह निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव है? तो हेक्सेन है, पेंटेन है, ब्यूटेन है या फिर मीथेन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन है। तो ब्यूटेन एवं प्रोपेन ये तरलीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य अवयव हैं, है ना। ये पहले भी रिपीट हो चुका है। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस हाइड्रोकार्बन गैसों का एक ज्वलनशील मिश्रण है। इसका उपयोग खाना बनाने, रोशनी पैदा करने तथा वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। एलपीजी की अपेक्षाकृत कम दाब पर द्रव में संपीड़ित किया जाता है। तो उसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन या फिर अल्फा कण? तो ये किस में होता है? ये है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रिनो में। तो एक न्यूट्रिनो एक उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता एवं बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांडों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कणों में से एक है। तो इसमें जो सही है यह है ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52। नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव नहीं है। क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का या फिर कार्बोहाइड्रेट का? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट का। तो पृथ्वी पर सबसे जो प्रचुर मात्रा में उपस्थित जैव अणु कार्बोहाइड्रेट है। रासायनिक दृष्टिकोण से यह कार्बन और पानी का एक संयोजन है। हालांकि सभी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, किंतु कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी पाया जाता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। खीरे को काटकर यदि नमक डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? सक्रिय परिवहन, निष्क्रिय परिवहन, परासरण या फिर प्रसार? तो ये निकलता है ऑप्शन नंबर सी, परासरण के कारण। तो अगर हम खीरे को काटने के बाद उस पर नमक छिड़कते हैं तो परासरण की प्रक्रिया के कारण यह कुछ समय बाद पानी छोड़ता है। परासरण की प्रक्रिया में नमक उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा।
अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 54, रेडियोधर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है। तो हमें कूट बताना है इसमें से कौन सा सही दिया गया है। तो पहला है रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है। दूसरा है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा सही है। तो देखो, रेडियोधर्मिता पद का प्रयोग एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया को व्यक्त करने में किया जाता है जिसमें परमाणु कणों एवं ऊर्जा का उत्सर्जन कर स्वाभाविक रूप से टूट जाते हैं और अधिक स्थायी परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव क्षय भी कहते हैं। वास्तव में ये एक क्या है, व्यक्तिगत परमाणु नाभिक यानी कि इंडिविजुअल एटॉमिक न्यूक्लियाई का गुण है। हाइड्रोजन बम ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा केवल फर्स्ट वाला। ठीक है, केवल फर्स्ट वाला इसमें सही है। अगला है, रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः प्रदर्शित किया जाता है। तो एम ऑफ जी के रूप में, एच जी के रूप में, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, पार्ट्स प्रति मिलियन के रूप में, या फिर ग्राम प्रति लीटर के रूप में। तो इसमें जो सही है यह ऑप्शन नंबर बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में। तो रक्त शर्करा का स्तर आमतौर पर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि ग्राम प्रति लीटर का उपयोग द्रव्यमान सांद्रता के मापन हेतु किया जाता है। ppm का उपयोग एक संदूषक की सांद्रता को मापने के लिए होता है और mf ऑफ hg का उपयोग ये शरीर में तरल पदार्थों के दबाव को मापने में किया जाता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 57, रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो हीमोग्लोबिन, मिथेमोग्लोबिन, लेड या फिर नाइट्रेट। तो 57 का जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिथेमोग्लोबिन। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में रक्त की क्षमता के घटने का परिणाम होता है। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता इसका सबसे प्रमुख कारण है। मुख्य रूप से नवजात शिशु इस रोग से प्रभावित होते हैं। शिशु का शरीर नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देता है। ये नाइट्राइट लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके मिथेमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। मिथेमोग्लोबिन की अधिकता से शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पाती और यही स्थिति में ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न, वॉटुलिज्म है भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, जल जनित संक्रमण या फिर जल जनित विषैलापन। तो ये क्या है, ये है ऑप्शन नंबर बी, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन। तो खाद्य जनित वॉटुलिज्म एक गंभीर बीमारी है। ये आमतौर पर दूषित खाद्य पदार्थों में बनने वाली शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन वाटुलिनम विषाक्त पदार्थों के अंतर्ग्रहण से होता है। वॉटुलिज्म विषाक्तता के 7 प्रकार हैं जो कि हैं ए से जी तक, जिनमें ए, बी, ई एवं एफ मानव में वॉटुलिज्म का कारण बनते हैं। शेष 3 अन्य स्तनधारियों एवं पक्षी में वॉटुलिज्म का कारण बनते हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है, राइबोफ्लोविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है। पेलाग्रा, स्कर्वी, वेरी या फिर चेइलोसिस। तो कौन सा होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर डी, चेइलोसिस होता है। तो राइबोफ्लोविन जो विटामिन B2 की कमी से होता है, ये तंत्रिका संबंधी बीमारियों, एनीमिया और हृदय रोगों से जुड़ी है। इसकी कमी से चेइलोसिस रोग होता है जिसमें होंठ फटने की समस्या सामान्य होती है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखो, पहला दिया है विटामिन ए, ये संतरा, विटामिन सी नींबू, विटामिन डी कार्ड मछली का तेल, विटामिन B6 धान का चोकर। तो देखो, ये भी सही दिया गया है, ये भी सही है, ये भी सही है। जो सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें राइट आंसर होगा। तो संतरा पोषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें बड़ी मात्रा में विटामिन सी, फॉलेट, कैल्शियम आदि प्राप्त होता है। विटामिन ए किसी भी व्यक्ति के लिए आवश्यक होना है। यह विटामिन कोशिका वृद्धि, प्रतिरक्षा कार्य, भ्रूण के विकास एवं दृष्टि में सहायक होता है।
तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर बाहित नहीं है? डेंगू, ज्वर, फाइलेरियासिस, निद्रा रोग या फिर मलेरिया? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट होगा निद्रा रोग। तो निद्रा रोग ये सीसी मक्खी के द्वारा वाहित है, परंतु इसका कारक प्रोटोजोआ होता है। डेंगू, मलेरिया एवं फिलेरियासिस के वाहक मच्छर होते हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है? एस्क्लीपिएडेसी, मोरेसी, ग्रेमिनी या फिर मालवेसी? तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरेसी। तो टापा कपड़ा बनाने हेतु शहतूत परिवार मोरेसी के पौधे की आंतरिक छाल का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रेड फ्रूट एवं ममाकी का उपयोग भी किया जाता है। टापा वस्त्र प्रशांत महासागर के द्वीपों में मुख्य रूप से टोंगा, समोआ और फिजी में बना एक बार्क क्लोथ है। टम्प शब्द ताहती और कुक द्वीप से है, जहां कैप्टन कुक इसे इकट्ठा करने वाले और बाकी दुनिया से परिचित कराने वाले प्रथम यूरोपीय थे। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। ट्रैकियोल्स, ब्रांकियोल्स, पल्मोनरी शिराएं, अल्वियोलाई। तो फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है, इसमें क्या हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्वियोलाई। तो गैस विनिमय के दौरान ऑक्सीजन फेफड़ों से रक्त नली में चली जाती है, उसी समय कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों तक जाती है। यह प्रक्रिया फेफड़ों में स्थित एल्वियोली एवं सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं के नेटवर्क के बीच में संपन्न होती है। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 65। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? फॉलिक अम्ल है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है या फिर रेटिनॉल है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। ये विटामिन नेत्र ज्योति के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस रोग विटामिन ए की कमी के कारण ही होता है। इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 66। कथन कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो कथन हमें इसमें दिया गया है कि मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है। कारण दिया गया है शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होते हैं, है ना। तो देखो, अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते और इसलिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन द्वारा ग्रहण किए जाने की आवश्यकता होती है। स्पष्ट है कि जो अभिकथन ए जो हमें दिया है ये असत्य है, जबकि जो इसका कारण दिया गया है वो आर सत्य है। तो देखो, इसमें जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। ए गलत है किंतु आर सत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश का संसर्ग मना होता है। वातावरण में बढ़ती CO2 सांद्रता, श्वसन दर का ह्रास या फिर आर्द्रता का बढ़ना। तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन दर का ह्रास। ठीक है। तो किसी वस्तु का भंडारण काल उसकी श्वसन प्रक्रिया से प्रभावित होती है। किसी वस्तु को निम्न तापमान पर संग्रहित करने पर श्वसन दर घट जाती है तथा उसका संग्रहण काल बढ़ जाता है। वस्तु के आसपास ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रताओं पर पर्याप्त नियंत्रण भी श्वसन दर को घटाने में प्रभावी होती है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारे 2022 के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये लास्ट है, 2015 से हमने 2022-21 तक प्रश्न कंप्लीट कर लिए। अब यहाँ से 2022 के प्रश्न स्टार्ट हैं। तो देखो, इसमें दिया गया है नीचे दिए गए यौगिकों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है? हेक्सेन है, मीथेन है, ब्यूटेन है या फिर बेंजीन है? तो यह ऑप्शन नंबर बी, मीथेन है। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन लगभग 45 से 85% तक, अल्प मात्रा में एथेन, प्रोपेन आदि गैसें होती हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG मुख्यतः बनी होती है प्रोपेन से, ब्यूटेन से, मीथेन से या फिर ईथेन से? तो ये बनी होती है ऑप्शन नंबर सी, मीथेन से बनी होती है। तो CNG में 80 से 90% मात्रा मीथेन
गैस की होती है। जो इसमें सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 65। नीचे दिए गए कथन, अच्छा कथन और कारण वाला प्रश्न दिया गया है। तो इसमें कथन हमें दिया है, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो देखो, ऐसे मिश्रण जिनके अवयवों के अंतर को देखा नहीं जा सकता समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। नमक एवं पानी का घोल एक समांगी मिश्रण है, अतः दिया गया जो अभिकथन है वह सही है, जबकि जो इसका कारण दिया गया है ये गलत दिया गया है ना। तो इसमें जो सही है ये केवल फर्स्ट वाला राइट ऑप्शन होगा, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? पीड़ाहारी है, प्रतिजीवाणुक है, प्रतिरोधी है या फिर ज्वरनाशी है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिजीवाणुक है। तो सल्फा ड्रग जिसे सल्फानिलामाइड भी कहते हैं एक प्रतिजीवाणुक औषधि है। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर बी, इसमें सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? प्लास्टिक के कप, ऊन, कांच की बोतल या फिर एल्यूमिनियम फाइल? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ऊन। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर बी, इसमें ऊन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ हमें दिए गए हैं पादप रोग और दूसरी तरफ उनके कारक दिए गए हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है ये है खट्टे नासार। तो खट्टे नासर ये क्या है? ये जीवाणु है। खट्टे नासर ये क्या है? जीवाणु। ठीक है। गन्ने का लाल सड़न रोग, तो इसका कारक क्या है? इसका कारण क्या है? तो ये है कवक, कवक की वजह से, है ना, कवक फुई। तीसरा है आलू का कृष्णकांत रोग। तो आलू का कृष्णकांत रोग ये है ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से। और लास्ट है गेहूं का साहू रोग, तो ये है कीट की वजह से। ठीक है, तो इसमें देखो, तो जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा 3, 4, 2, 1। अच्छा, ये जो प्रश्न में ये जो दिया है गेहूं का साहू रोग, साहू नहीं होता, इसकी जगह होता है सेहू रोग, है ना, सेहू रोग, गेहूं का सेहू रोग। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देते हैं? तो लॉरिस है, कंगारू है, हेजहॉग है या फिर एग्डेना है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? ये है ऑप्शन नंबर डी, एग्डेना। तो एग्डेना तथा प्लेटिपस ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं। ऐसे स्तनधारी जो अंडे देते हैं उनको हम बोलते हैं मोनोट्रिमस कहलाते हैं। तो इसमें जो सही है ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। वैसिलस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा कारक है। छोटे बच्चों में मेनिनजाइटिस यानी कि मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का, इन्फ्लुएंजा का, काली खांसी का या फिर निमोनिया का? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों राइट हो जाएंगे, ए और डी। तो वैसिलस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। नवजात शिशुओं में यह जीवाणु निमोनिया एवं मेनिनजाइटिस का कारक होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा विषाणु जनित रोग है। तो इसमें जो सही है ये ए और डी दोनों ही सही दिए गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? लैक्रेंज कोशिकाओं के द्वारा, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा, शुष्क कोशिकाओं के द्वारा या फिर वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। तो फोटोवोल्टाइक या सौर सेल सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज, एनाफिलीज, एशियाई बाघ मच्छर या फिर क्यूलेक्स? तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, एडीज मच्छर से। तो डेंगू एक विषाणु जनित रोग है। डेंगू विषाणु एडीज इजिप्टी प्रजाति के मादा मच्छर द्वारा प्रसारित होता है। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें सही आंसर होगा। अगला है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक, रेयॉन रूपांतरित स्टार्च, नियोप्रीन विशिष्ट रबड़ या फिर ऑक्सीटोसिन हार्मोन? तो हमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो देखो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो रेयॉन है ये अर्ध सिंथेटिक फाइबर है, ना कि रूपांतरित स्टार्च। और जो शेष विकल्प दिए गए हैं ये सभी सही सुमेलित दिए गए हैं। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, जिसमें आज हमने रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के जितने भी प्रश्न थे 2015 से 2022 तक के, वह सभी प्रश्न हमने आज इस वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।